सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिस पेपर जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षण परीक्षण यानी कि पेट उत्तर प्रदेश में होने वाले पेट एग्जाम के संबंधी है और यह आपको पूरा जो भी सिलेबस दिया गया है यानी कि पाठ्यक्रम है उसी आधार पे है। आप पाठ्यक्रम जैसे कि मैं बता दूं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रारंभिक अंकगणित से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी भी 5 नंबर की आएगी, सामान्य इंग्लिश भी 5 नंबर की आएगी और तर्क जो आपकी तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 5 नंबर की आएगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो सभी आपके 10-10 नंबर के होंगे, यानी ये 50 नंबर। सामयिक यानी कि करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा और उसके बाद जो है आपका अपठित हिंदी जो गद्यांश होगा उसका विश्लेषण और जो विश्लेषण करना होगा वो 10 नंबर का, ग्राफ की व्याख्या या विश्लेषण ये भी 10 नंबर का और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण ये 10 नंबर का। तो दोस्तों ये इस प्रकार आपका पेपर आएगा, इसी आधार पर ये पेपर बनाया गया है। ये प्रैक्टिस पेपर 1 है। अगर आपने पूरा ये वीडियो इस तरह के टोटल इस पीडीएफ में 15 प्रैक्टिस पेपर हैं और साथ ही यह पूरा सॉल्यूशन के साथ भी दिया गया है और उसको विस्तार से व्याख्या भी की गई है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो लेकिन कोशिश करेंगे पूरे करने की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, वन साइड ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? यानी कि पूछा गया जो रुपया सिक्का किसके द्वारा, ए में दिया गया हुमायूं, बी में अकबर, सी जागीर और डी शेरशाह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शेरशाह, यानी कि डी आंसर होगा। आपको पता होगा शेरशाह के शासन काल में भारतीय मुद्रा के इतिहास का परीक्षण काल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि किसके काल को मुद्रा का परीक्षण काल कहा जाता है। शेरशाह द्वारा जो है जितने भी मिश्रित जो धातु के सिक्के चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया और शुद्ध सोना चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। और यह जो है चांदी का सिक्का जो बनाया गया था वो 180 ग्रेन का, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और सोने का जो था 173 ग्रेन का बनाया गया। साथ ही जो है अरबी अक्षरों में यानी कि अरबी भाषा में और उसके अतिरिक्त जो नागरी जो भाषा थी उसमें भी सुल्तान का नाम उन सिक्कों पर लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए में दिया हसन निजामी, बी में उत्वी, सी में फिरदौसी और डी में चंद्रवरदाई। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो महमूद गजनवी का जो दरबार में शाहनामा जो लिखा था वो फिरदौसी ने लिखा था, लेकिन अगर उनके दरबारी कवि की बात की जाए तो उत्वी होंगे, यानी कि बी ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 3 है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके निकट, पेन ले लेता हूं, किसके तट पर यानी कि स्थित है? ए तामपणी, बी कावेरी, सी पेरियार, डी बेगई। तो दोस्तों सी जो इसका 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कावेरी, क्योंकि पुहार जो है, पुहार को कांकेदी भी बोला जाता है या पुहार बंदरगाह या कांकेदी बंदरगाह जो कावेरी के मुहाने पर स्थित है। इसकी जो ये शुरुआत की गई थी, चोल शासक करिकाल थे, उन्होंने इसको बनवाया था, इस बंदरगाह को या इसको सुरक्षित करवाया था। और इस काल में सिंघल का जो ये बनवाने के लिए जो अभी जिसको पहले सिंघल बोलते थे यानी कि श्रीलंका को सिंघल बोला जाता था, और वहां से जब युद्ध किया था तो वहां से कुछ युद्ध बंदियों को लेके आ गए थे, यानी कि बंदी बना लिया गया था। इस कार्य के लिए उन्होंने इसमें लगाया गया था। और इसका अगर आप देखें जो पुहार बंदरगाह है, यह अगर तमिल साहित्य में इसको पढ़ते हैं तो ये इसका एक व्यस्त बंदरगाह, जैसे आज की डेट में हम बंबई बंदरगाह की बात करते हैं व्यस्त है, तो यह उस समय
या तो दक्षिण में जाए तो पुहार बंदरगाह, और इधर बंगाल में एक बंदरगाह था, वो सबसे व्यस्त बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 4, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यह जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वर्ण स्वीकृता, पलासिनी, गंगा, अर्जुपालिका। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है। महावीर जो स्वामी थे, यानी महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह हुआ था डी ऑप्शन सही है, अर्जुपालिका के तट पर। मैं बता दूं आपको, जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनकी माता लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जिनका त्रिशला और चेटक का आपने इतिहास में पढ़ा होगा, उनकी बहन थी, और इनकी जो पत्नी का नाम था, उसके पत्नी का नाम था यशोदा। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था। 30 वर्ष की आयु के बाद 12 वर्ष तक कठोर इन्होंने क्या की, तपस्या की, साधना की। 42 वर्ष की आयु में जो है इनको महावीर को अर्जुपालिका के नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसको उसको यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, जो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ किसके नाम से जानते या क्या कहा जाता? तो केवल्य कहा जाता है। उल्लेख है कि महावीर स्वामी की मृत्यु, जो उनकी मृत्यु हुई 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों ए में दिया बुद्धिहाल, बी में दिया है सकन कल्लू, डी में दिया है कोल्डी हवा, और सी में कोल्डी हवा, डी में ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों 5 का जो है इसका बी ऑप्शन राइट होगा, सकन कल्लू। अब मैं थोड़ा सा आपसे कर्नाटक जो राज्य है उसमें मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है संगन कल्लू, और यह एक नवपाषाणी पूरा स्थल है, और यहाँ से राग के टीले मिले हैं। विद्वानों का अनुमान है कि जानवरों का गोबर इकट्ठा करके उसमें जो आग लगाते थे, या उससे जो मान लिया या तो लाइट करने के लिए या किसी तरह भी, या उसको कुछ पकाने के लिए या किसी भी तरह जो यूज करते थे, वहां से इस टीले से सबसे पहले नवपाषाण काल के वो मिले हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी है भारतीय सरकार अधिनियम 1909, या डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों आपको अगर छठे का आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो इसका है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब मैं आपको बता दूं, पहले क्या था, जब भारत के अंदर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले 1813 में एक अधिनियम निकाला, 1813 का। तो उसके बाद धीरे धीरे हर 20 साल में अधिनियम निकालते गए, लेकिन क्या हुआ 1885 में अब उनकी कुछ जाति ज्यादा बढ़ गई। जाति मतलब दबाने लगी, उनको ह्रास करने लगी, या उनकी आमदनी का बहुत बड़ा भाग वो लेने लगे टैक्स के रूप में। तो भारत के अंदर भी जो बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इसको समझा कि ये हमारा फायदा उठा रहे हैं, देश हमारा और इसका फायदा उठा रहे हैं। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसमें जो है जिस प्रकार दूसरे देशों में एक संविधान होता है या एक नियम कानून होता है, उसके आधार पर इस कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक सुधार की मांग की। फिर उसके बाद जब सुधार की मांग की तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, और इसमें पहले इसके में जो है जो सदस्य होते थे केंद्रीय परिषद में, वो पहले पूरे क्या होते थे, इंग्लैंड वाले या अंग्रेजी होते थे। अब इन सदस्यों को पहले 10 होते थे, बढ़ाकर 16 कर दिया गया, और इसमें 2/5 सदस्य गैर सरकारी होने लगे। गैर सरकारी मतलब जो यहाँ के लोग थे, या किसी वर्ग के, जाति के विशेष हितों को ध्यान में रखने वाले व्यक्ति, और एक जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
यानी कि गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी कि प्रॉपर उसका वोट वोट तो नहीं, लेकिन एक जो है अधिनियम के निर्वाचन पद्धति का आरंभ सबसे महत्वपूर्ण था, तथा इस निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया। निर्वाचन सदस्य हेतु मनोनीत शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन 1892 में पहली बार निर्वाचन शब्द या मनोनीत शब्द का वो हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गांधी जी के सबसे पहला है नमक कानून को निरस्त करना, बी है सरकार के सत्ता की कटौती, सी है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, और डी है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो दोस्तों इसका एक ही मकसद था, नमक कानून को निरस्त करना, क्योंकि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक पर लगाए गए कानूनों को समाप्त करना था, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। गांधी जी ने कितने 78 उनके साथ सहयोगी थे, और साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था इसको। और कब शुरू किया था? और साबरमती आश्रम से शुरू करके कहां तक थी? डांडी एक जगह है, वहां तक गए थे। 12 मार्च को शुरू हुआ था, और 30 कहने मतलब 6 अप्रैल को लगभग 24 दिन के 240 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी। और यहां से ही गांधी जी ने कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। प्रश्न नंबर 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? ए 1900 ईस्वी में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1902 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। तो सही आंसर है 1905 ईस्वी। दोस्तों फरवरी के महीने में 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे दूसरा नाम भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, इंडियन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकी स्वराज प्राप्त करना था। अंग्रेजी सरकार, यहां से एक समाचार पत्र भी सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, किस कांग्रेसी अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन हुआ? तो दोस्तों ए कलकत्ता, बी बेलगाम, सी कराची, और डी बनारस। तो दोस्तों इसका है डी बनारस। आप इसे कलकत्ता मत समझ लेना, क्योंकि कई लोगों का इसमें जो है चोरी का जो है, नहीं नहीं कलकत्ता ही होगा। दोस्तों ये जो है इसका मैं, नहीं नहीं हाँ सही है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों हुआ क्या था, सरकार ने जो है 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रख दी। 19 जुलाई को, 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा हो गई। किसकी विभाजन की? बंगाल के विभाजन की। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। पहले कहां घोषणा की गई? कलकत्ता के टाउन हॉल में घोषणा की गई, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और स्वदेशी चीजों को अपनाना था, और यह प्रस्ताव भी पास हो गया। लेकिन 1905 ईस्वी में हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने? 1905 में फिर के एक बनारस में भी अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया, और इसकी घोषणा कर दी गई। तो प्रश्न का 9 का वो है डी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया था, बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? दोस्तों यह भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसकी जानकारी होगी। तो इसमें लॉर्ड के कैनिंग,
बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड वेले जली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं पेन ले लेता हूं। इसका जो है सी आंसर सही होगा, क्योंकि आपको अगर थोड़ी सी भी हिस्ट्री की जानकारी है तो आप डेट से ही पकड़ लोगे। लॉर्ड डलहौजी का जो शासन काल था वह था 1848 से लेकर 1856, यानी कि जब स्वतंत्रता का प्रथम विश्व युद्ध हुआ उससे पहले का समय इनका था। उसके बाद केविन को बुला लिया गया था। भारतीय राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए एक नीति चलाई, जिसको हड़प नीति बोलते थे, या इसको दूसरे तरह से यानी कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हड़प नीति का। इस नीति के तहत क्या था, जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे या पुत्र उन्होंने गोद ले रखा था, उन राज्य को ब्रिटिश सरकार ने अपने राज्य में मिला लिया। तो इसी प्रकार जो है ये भी कार्रवाई हुई थी। प्रश्न नंबर, अभी ये थे हिस्ट्री के आपके 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से, और ये जो स्वतंत्रता युद्ध के प्रारंभिक युद्ध के संबंधी 5-5-10 क्वेश्चन थे। अभी आता है आपका ज्योग्राफी से शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी। आपको याद रखना है कि किसकी पूछी गई है, एशिया की। ए सिंधु, बी ब्रह्मपुत्र, सी यांगत्से और डी युआन। तो दोस्तों 11 का जो है सी यांगत्से जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, और इसका जो मान लिया क्षेत्रफल है 8,915 या 6,300 किलोमीटर है। ये विश्व की अगर देखी जाए एशिया की सबसे लंबी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर पहली नदी की बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी तो आपको पता होगा विश्व में नील नदी है, दूसरे पे अमेजन नदी का नंबर आता है। प्रश्न नंबर 12 में है, वृत्त ज्वार आता है जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, एक मिनट, जब रात बहुत ठंडी होती है। तो दोस्तों इसका सबसे आसान है, ये तो आपको पता होगा, जब सूर्य और चांद एक दिशा में आ जाते हैं तो उस समय जो है क्या होता है, ज्वार आता है। यानी कि सागरीय, और ज्वार किसको बोलते हैं, सागर में जो जल का स्तर बढ़ जाता है उसको ही ज्वार बोलते हैं। और इसके लिए जो जिम्मेदार है, सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षक शक्ति ही जिम्मेदार है, किंतु चांद का प्रभाव ज्यादा होता है। और यह ज्वार भाटा भी जो होता है, जिसको ज्वार भाटा भी कहते हैं, ये 2 प्रकार का है। एक होता है वृत्त ज्वार भाटा, जब सूर्य चांद एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में हो जाते हैं। इस स्थिति को युक्ति व्युक्ति या सिजिंगी भी कहा जाता है। दूसरा होता है लघु ज्वार भाटा, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं। तो उसे यानी कि वृत्त, अगर एक क्वेश्चन आ जाए वृत्त ज्वार भाटा किसे कहते हैं, सूरज चांद और पृथ्वी एक सीध में आते हैं तो उसमें वृत्त ज्वार भाटा आता है। और अगर सूरज चांद और पृथ्वी समकोण बना रहे हैं तो उसमें लघु ज्वार भाटा आता है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, ए अरब सागर से, पेन ले लेता हूँ, बी अटलांटिक सागर से, डी भूमध्य सागर से, डी तो सी भूमध्य सागर से, डी हिंद महासागर से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भूमध्य सागर, यानी कि सी। भारत के जो है उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकाल में होने वाली वर्षा का संबंध शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से उत्पन्न पश्चिमी में से होता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर मध्य पूर्व, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। वो भारत में जो उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा करते हैं, जिसमें रबी की फसल को व्यापक लाभ पहुंचता है। इस वर्षा की दक्षिणी सीमा 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों यह भारत में जो प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से। प्रश्न नंबर 14, ये तो आसान है, भारत अवस्थित है, आपको इसका अक्षांश और वो पता होना चाहिए कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। तो भारत की जो इसमें दिए हैं अलग अलग 8 डिग्री 4 मिनट,
यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिग्री मिनट सेकंड में भी हो सकता है, याद रख सकते हो, ये आपको जैसे भी याद करना है। तो दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको, भारत की जो स्थिति है, जो विषुवत रेखा उत्तर में जो है 4 डिग्री 8 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का एरिया, और अगर अक्षांशों की बात करें तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97.25, इसको देशांतर बोलते हैं, तक है। यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 15, जनगणना 2021 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? ए 29%, बी 30%, बी सी 31% और डी 32%। तो दोस्तों जैसे कि आपको जानकारी है या नहीं है, 2011 के जो अंतिम आंकड़े आए उसमें 14 वर्ष से कम उम्र वालों की संख्या 31% है। यानी कि एक नवाचार, नया युग, नया जनरेशन के प्रवेश में भारत प्रवेश कर चुका है। यानी कि 2021 तक 14 से 24 वर्ष की आयु के लोग हैं, यानी कि यंग लोगों का एक जमावड़ा भारत में इस समय है। प्रश्न नंबर 16, सागपत दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा, झांझी कंपनी द्वारा। तो दोस्तों यह कभी भी दिया जाता है आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है, क्योंकि सागपत को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, और यह जो है जो भी सामान लिया जाता है उसके एवज में आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी आगरा में, डी नोएडा में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय है, ये एक मिनट पेन तो लिया ही नहीं, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए का यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। प्रश्न नंबर 18, है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई? एक मिनट पहले ऊपर ले लेता हूं। ए इंदिरा गांधी के द्वारा, बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। तो दोस्तों यह की गई जनता सरकार के द्वारा, यानी कि इसका सी आंसर राइट होगा। ये एक थे गुन्नार मिडल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना को भारत में प्रथम बार जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की आपूर्ति का विस्तर माप माना जाता है? तो दोस्तों इसमें M1, M2, M3 और M4 दिया गया है। जैसे कि आपको बता दूं, इसका C M3 होता है, यानी कि जो M3 को मुद्रा पूर्ति का विस्तर माप माना जाता है। जैसे M3 बराबर M1 प्लस बैंकों में शाब्दिक जमा राशि। प्रश्न नंबर 20, है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण से याद आ गया, आपको एक हिंट मिल गया। तो योजना आयोग से संबंधित नहीं हो सकता आर्थिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। तो दोस्तों यह है वित्त मंत्रालय से, क्योंकि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण जो करता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है या उनसे संबंधित है। और वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थाएं जितनी भी हैं, पूंजी बाजार, केंद्र राज्य में वित्त का लेन देन, केंद्रीय बजट से जुड़े मामले वित्त मंत्रालय ही देखता है। और वित्त मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी, एक यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, 29 अक्टूबर 1946 को हुई थी, जो वर्तमान समय में अभी
जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। एल एम सिंघवी समिति, पी के युगथन समिति, अशोक मेहता समिति, जी के वी राव समिति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा, मैं पहले इसका पेन ले लेता हूं, वह सी होगा। और मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार होगा सी। भारत सरकार ने जो है जनवरी 1957 बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना पर सिफारिश की। अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। उसके बाद दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया। इसमें जो है पंचायती राज पद्धति को में 2 स्तरीय होना चाहिए, ग्रामीण विकास और गरीब उन्मूलन कार्य की समीक्षा के लिए किया गया। 1985 में जी के वी द्वारा राव समिति का गठन किया गया और 1976 में लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का द्वार पर एल एम सिंघवी समिति का गठन किया गया और युगथन समिति का गठन 1988 में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति, उसके बाद एम एल सिंघवी समिति, पी के युगथन समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, ये तो लोकसभा में, राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। प्रश्न नंबर 22, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो वह भी एक संविधान का आर्टिकल है 368, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 368 प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। क्या ना मतलब, संविधान में अगर संशोधन करना है, जो संशोधन विधेयक है वो दोनों सदनों में लाया जा सकता। केवल धन और वित्त विधेयक जो है, धन और वित्त विधेयक पर यह प्रतिबंध है, वह पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। इस चीज का आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 23, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्य काल कहां से लिया गया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी दक्षिण अफ्रीका, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दूं, जो शून्य काल है ये एक भारतीय संसद की खुद की देन है, ये कहीं से नहीं लिया गया है। शून्य काल संसदीय प्रक्रिया में जो है मैंने बताया भारत की देन है और यह वर्ष 1962 से शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। 1962 से इसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के, यानी कि जो सांसद होते हैं वो बिना सूचना के अपना क्वेश्चन उठा सकते हैं। प्रश्न काल और कार्यक्रम, जो प्रश्न काल होता है वो होता है 11 से 12 बजे और ये जो शून्य काल होता है 12 से 1 बजे के बीच का होता है। और यानी कि जो 1 बजे के बाद कार्रवाई संसद की चलती है तो होता है। तो इसका उल्लेख कहीं से नहीं, ये सिर्फ हमारे भारत में ही एक नवाचार है। प्रश्न नंबर 24, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, राज्य और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों भारत जो संपूर्ण भारत में क्या है आपको पता ही होगा, एकल नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो नागरिकता के संबंधित दिया गया वो अध्याय 2 है, जिसमें आर्टिकल भाग 2 कह लो, अध्याय 2 कह लो, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बंद किया गया है। और इसमें जो है भारत में जिस प्रकार ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है नागरिकता प्रावधान किससे लिया गया या किसके आधार पर ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता, तो किस प्रकार भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार पटेल। तो दोस्तों इसमें जो है सरदार पटेल इसके समिति के अध्यक्ष थे।
दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ समितियों के बारे में। संविधान की मुख्य समिति और उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले थी नियम समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके भी। राज्यों के लिए समझौता समिति थी एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति का आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सलाहकार समिति जो भी सलाह लेने थे राज्यों से, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार उप समिति बनाई थी जेपी कृपलानी, यानी कि मूल अधिकार जिस प्रकार अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं 26। हमारे शरीर में रक्त का दबाव होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडल दाब से अधिक, वायुमंडल दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर बी, वायुमंडल दाब से अधिक होता है हमारे शरीर का रक्त दाब। यह साइंस का क्वेश्चन है। जो हमारा शरीर होता है वह रक्त दाब वायुमंडल से अधिक होता है, ये आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। और जो है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से, जब हृदय में विस्तारण पर धमनियों का जो अंकुच होता है, तो इस प्रकार धमनियों के अंकुचन के समय इसमें रुधिर दबाव होता है, जिसे जो है सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। जीव विज्ञान नाम दिया गया, यानी कि अरस्तु द्वारा, लेक मार्क द्वारा, बी डार्विन द्वारा, लिनियस द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लेक मार्क के द्वारा दिया गया जीव विज्ञान नाम। डार्विन ने जो है नाम दिया था, उत्तरजीविका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक कौन है? अरस्तु है। और केरोलस लिनियस ने जो है दी नाम पत्ती को प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज और डी सेलुलोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी सेलुलोज। अगर देखा जाए जो भी प्रकृति है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बन यौगिक पाया जाता है वो सेलुलोज पाया जाता है। और यह एक तरह का प्रोटीन है। इसका सूत्र जो है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, सेलुलोज का जो सर्वाधिक पाया जाता है उसका सूत्र क्या? C3H10O5 यह एक पॉलीसेकेराइड है और यह प्रकृति में बहु मात्रा में है, जो वनस्पतियों की कोशिका भित्तियों का मुख्य अवयव है। कपास जो रुई होता है और लकड़ी सेलुलोज के मुख्य स्रोत है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये होता है तो कपास किसका मुख्य स्रोत है? तो यहाँ से आपको यह रखना सेलुलोज का है, और साथ लकड़ी भी। और सबसे शुद्ध अगर ये पूछ लिया जाए जो सबसे शुद्ध जो सेलुलोज है वो कौन सा, तो दोस्तों उसमें आएगा आपका ऑप्शन सेलुलोज में शुद्ध में कपास। प्रश्न नंबर 29। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित हैं। ए सौर ऊर्जा से, बी नाभिकीय ऊर्जा से, सी पवन ऊर्जा से, डी भूतापीय ऊर्जा से। तो दोस्तों आपको इसका पता होगा, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। जो फोटोवोल्टीय सेल होते हैं, ऊर्जा सेल और ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की युक्ति है। और इनका सर्वाधिक जो सर्वप्रथम निर्माण जो हुआ था 1954 में हुआ था। प्रश्न नंबर 30। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए प्रकाश की, बी समय की, सी प्रकाश के प्रवणता की, डी खगोलीय दूरियों की। तो आपको ये तो बहुत ही सिंपल है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी कि दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में जो है एक वर्ष में चली हुई दूरी को नापते हैं, जो सूत्र है 9.43 गुणा इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और दूरी नापने का जो है ये एक है। तो इसका जो है भूगोलीय दूरी, यानी कि प्रकाश वर्ष भूगोलीय दूरी नापते हैं। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 31।
31 जो है दोस्तों आपका ये आ गया मैथ से क्वेश्चन। अब आपका शुरू हो जाता है मैथ। तो दोस्तों इसमें क्या, दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात की थी, तो आपको इसका जो है मान रखना पड़ेगा। माना संख्या x है, y है, निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो है सही आंसर होगा 24 आएगा। आप इसको कर सकते हैं क्योंकि मैं करके आपको नहीं दे सकता। प्रश्न नंबर 32 भी है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की कमी महामारी के मृत्यु से हो जाती है और जनसंख्या में 8% घबराकर शहर छोड़ देते हैं और कुल अभी जो बची जनसंख्या 88,274। तो शुरू में अब इसको निकालने का मैं सूत्र बता सकता हूँ। इसके निकालने के लिए जो बची अब जैसे 5% 8% है, तो सबसे पहले आप इसको 5% जैसे बच गई, आप इसको निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं। 95 5 चली गई वैसे, फिर गुणा 92, यानी कि दोनों कम कर 100 पर निकालोगे तो आपको इसका आंसर, कहने मतलब ये आ जाएगा कि कितने परसेंट बच गई। अगर इसको परसेंट में निकालोगे तो ये आ जाएगा 87.40% बची। अब 85% बराबर कितनी है, 88,200, तो 100% बराबर कितनी होगी, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कहने मतलब 1,01,000 का इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,201 का वर्गमूल निकालो। वर्गमूल के लिए दोस्तों मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे 1 से लेके, कहने मतलब 100, एक पहले में 100 तक है, फिर 200 तक है वर्गमूल, उसको एक बार आप शॉर्ट वीडियो में देख लेना, आपके लिए अच्छा फायदा होगा। लेकिन आपको 10,000 अगर नॉर्मली है, 100 का वर्गमूल होता है 10,000, 10,001 का वर्गमूल सीधा सा होगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि आप वर्गमूल का बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं कर पाएंगे तो आप वो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत क्या है। तो दोस्तों औसत निकालने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक मैं बता दूं आपको। सबसे पहले इनका क्या निकाल लें आप, 3/4, 5/8, 7/8 का जो है पहले इसका वर्ग निकाल लें। वर्ग निकालने के लिए आपको इनका क्या होगा, तो इसी में आ जाएगा, मान लिया जैसे 48 इसका वो आएगा लघुत्तम समवर्तक, 36, 30, 28, 45, यानी कि आपका 139/48 और 4 इसका है बटे 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा 148 में, तो 129/192 इसका औसत आ जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर मैथ के हैं, इतना मैं ज़्यादा आपको। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणा 10⁻6 के बराबर है। आपको बराबर निकालना है। तो दोस्तों इसको बराबर निकालने के लिए पहले आपको हल करना होगा। जब आप 1.13 गुणा 10⁻6 को करोगे तो ये जो है 8130000 के बराबर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, गोदान किसकी रचना है। ए प्रेमचंद की, जगेंद्र की, अज्ञे की और नागार्जुन की। तो दोस्तों ये तो आपको जानकारी होगी, क्योंकि जो प्रेमचंद की यह गोदान रचना है और उन्होंने जो है ये रचना क्या है, एक उपन्यास है और इनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण कृतियां के रूप में इसको गिना जाता है। एक समाज के बारे में बताया गया है और इनकी जो अन्य निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेम से, कार्यकलाप, मंगलसूत्र, ये सब आदि कृतियां भी मुंशी प्रेमचंद की हैं। दूसरा नाम दिया इसमें जगेंद्र। जगेंद्र भी एक उनकी रचनाकार है। उनकी कृतियां हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, वित्त, जयवर्धन, मुक्तमोद, अंतरय। आगे की कृतियों में नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नागार्जुन की कृतियां हैं रति नाथ की चाची, रतिनाथ की चाची, नई पौध, और इसमें इमरतिया, बाबा बटेश्वरनाथ, हीरक जयंती, ये इनकी है नागार्जुन की। प्रश्न नंबर 37, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा होगा। 37 का जैसे बहुत दिनों बाद दिखना, इसका जो है
ईद का चांद होना बहुत सिंपल है, शुरू से बचपन से ही पूछते रहते हैं। वो कहने मतलब ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद दिखना। जैसे इसमें दिया कोसों दूर होना, यानी कि बहुत अलग हो जाना, अलग थलग हो जाना। गुदगी गुदड़ी का लाल होना, यानी कि गुदड़ी किसको बोलते हैं, जैसे घर में रजाई होती है उसमें जब वो रजाई खराब सी हो जाती है उसको गुदड़ी बोलते हैं वैसे। अब गुदड़ी का लाल होना तो गरीब के घर में गुणवान बच्चे का उत्पन्न होना। अब तब होना, मरने के करीब होना, अब तब होना, अब तब तो बिल्कुल मरने के करीब होना, ये इस तरह का है। प्रश्न नंबर 37 हो गया। प्रश्न नंबर 38 पर दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचाने। ईमानदार ही मनुष्य का सबसे लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे जो कहने मतलब शुद्ध वाक्य है वो पहचानना है। तो बताओ कौन सा होगा, आप कमेंट्स करके भी बताने से आपको सही होगा। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 39, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म को सुने। वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी, आग पानी। तो दोस्तों अनिल अनल का सही अर्थ देने वाली यह किसी के पर्यायवाची हैं, जैसे कि आपको लग रहा होगा। तो जैसे वायु के पर्यायवाची क्या क्या है, अनिल है, हवा है, पवन भी बोल देते हैं, समीर भी बोल देते हैं, वात मारुत। अग्नि का पर्यायवाची शब्द जैसे अनल, पावन, दहल और धूमकेतु, कृष्णाणु, आग आदि हैं। तो दोस्तों इसमें जो है सही आंसर आपका यही होगा। प्रश्न नंबर 40, पंछी दाना चुग रहा, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। यानी कि पंछी दाना चुग रहा, पंछी के पर्याय अंडज, खग, नवचर, विग्रह, परिंदा, जबकि पंकज कमल का पर्याय है। तो दोस्तों इसमें जो है पंछी दाना चुग रहा रेखांकित है पंछी, पंछी का पंकज, ए ऑप्शन राइट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो है आपको पैसेज दिया गया है, आपको पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन छांटना है। तो इंग्लिश वाले मैं आपको सीधा ये पढ़ लेना, आप जिसको पढ़ना है पीडीएफ भी मिल जाएगी। दोस्तों ये 15 टोटल इसमें प्रैक्टिस पेपर है, सिर्फ आपको 11 रुपये में। यानी कि ये पीडीएफ लेना चाहते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप सीधा क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी मिल जाएगी, या इंस्टामोजा पर भी हमने इसको क्या किया है, डाला गया है। 8825072295 ये मेरा नंबर है, इस पे भी आपको मिल जाएगी। आप इसको इंस्टामोजा से सिर्फ 11 रुपये में। और यह भी जो पैसा है दोस्तों, ये जीडीए कोचिंग फाउंडेशन एक गरीब बच्चों के लिए है। ये पैसा भी हम अपने लिए यूज नहीं करते हैं, उसमें बच्चों को बुक बांटना, गरीब बच्चों को खाना देना, पुस्तकें देना, ये सब होता है भगवान के लिए। अगर आपको लगता हो कि ये जो पैसा हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ बच्चे एक कोचिंग जीडीए कोचिंग फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ है, उसमें जो भी पैसा इस तरह का आता है, या पहले भी हमने कुछ ई बुक बेची हैं, सब उनमें गरीब बच्चों को हम यूज करते हैं। तो आप अगर इस पीडीएफ को 11 रुपये में खरीदते हैं तो आपको एक और साथ ही इन क्वेश्चनों का विस्तार से डिटेल से हमने इनके नीचे आपको मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि इनका हमने व्याख्या के साथ 15 के 15 पेपर है इसमें। तो दोस्तों यह पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब चलो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। तो दोस्तों इसमें दिया है विच ऑफ द आइटम, आपने पहले पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। लिस्टिंग बिलो नॉट फाउंड फॉर द प्री हिस्टोरिकल मैन, फॉसिल, बोनियस, एग्स, फ्रूट्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पैराग्राफ पे वो ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 42 है, ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट ए बी सी डी, पॉइंट ऑफ द पार्ट दैट हैज ए एरर। कुछ इसमें एरर है, कौन सा है, यू आर लर्निंग इंग्लिश,
फॉर द लास्ट 1 years बट यू शो नॉट इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो दोस्तों यह एक सेंटेंस दिया गया है और आपको उसमें बताना है कि त्रुटि क्या है। तो दोस्तों मैं इसमें बता दूं, इसका जो शुद्ध रूप होगा, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 years बट यू सो नो इम्प्रूव एट ऑल। तो इसमें जो त्रुटि आएगी, यू आर दिया है, यू हैव आएगा, क्योंकि वह क्या कर रहा है, काफी पहले से, यानी कि इंग्लिश में यू हैव बीन काफी टाइम से, 1 साल पीछे से फोर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इसमें गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर आपको दिया है ए, द, वन, एन। तो दोस्तों जिस प्रकार आपको जानकारी है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कोई भी नाउन है, सिंगल नाउन है, और वह जो है सिंगल नाउन में जो है, जैसे बोलते हैं इसको क्या, स्वर्ग व्यंजन, अगर व्यंजन है यानी कि तो उसमें एन ए का प्रयोग होगा। सॉरी मैंने पेन नहीं लिया। तो इसका जो है ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट सेंटेंस। तो आपको जो है एक सेंटेंस दिया है, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो इसमें आपको जो है डायरेक्ट स्पीच में बदलना। डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इतना देखो, इंग्लिश का मैं भी ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी जानकारी है। जब हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट में बदलते हैं, आस्क तो मेरे हिसाब से सेंड टू में बदल देते हैं, और इसका जो आंसर आएगा, आई आस्क टू शीला मे आई नो योर फादर, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द वाटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। इसको भी आपको उसी तरह बदलना है। तो इसका बी हो जाएगा, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, 1 मार्च 2022 को कौन सा दिन था? ये आपका एक कैलेंडर से क्वेश्चन है। इसके निकालने के लिए आपको एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी। वो एक तो दिनों का कोड दिया गया है कि कौन कौन सा दिन कब कब आता है। तो दोस्तों इसलिए आपको कैलेंडर के संबंधी कोड जो है वो याद कर लेने हैं। अब वर्ष 2020 है, तो 4 से भाग करने पर जो है किया जाएगा, फिर कोड आएगा, उसको आप 7 से भाग करोगे तो उसमें जो है क्या आएगा, रविवार आपका दिन निकल जाएगा। ये भी एक सूत्र के अनुसार ही आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 है, 6 7 8 6 7 4 8 5 इस तरह एक शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को जो है रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन है, और इनको परिवर्तन करना है, यानी कि दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में एक पद, 2 पद और से 3 और 4 के साथ बदली करना है। इसी प्रकार वहाँ से कितने 8 ऐसे हैं, यानी कि पहले दूसरे को तीसरे चौथे से, तीसरे चौथे को 5 छठे, इस प्रकार बदली करना है। और बदली कर जो बाएं और 7 दाएं और विभाजित, तो ऐसे कितने 8 आएंगे। तो ये बदली करोगे तो जिस प्रकार आपने मान लिया पहले जैसे 7 8 था, इसको 7 6 कर दिया, 8 4 कर दिया, यानी बदली कर दिया, तो ऐसा कोई भी 8 इसमें नहीं आएगा जो दाहिने बाएं से 8 विभाजित होता हो। तो इसका बी आंसर 0 आ जाएगा। यह भी रीजनिंग का है, आपको रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन पेपर से ये पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंधों को दर्शाता है। दिए गए कथनों के बाद में निष्कर्ष दिया गया है, सही उत्तर चुनिए। जैसे ए से बड़ा है बी, बी छोटा है सी से, और सी बराबर है डी के, और फिर ई इजुकल है, और सी से बड़ा है एफ, और एफ के बराबर जी। और आपको निष्कर्ष निकालना है कि इसमें कौन सा है। जब आप इसमें निष्कर्ष निकालोगे तो दोस्तों इसका जो है ए केवल एक निष्कर्ष अनुकरण करेगा और कोई नहीं करेगा, यानी कि पहला वाला जी छोटा है ई से। देख लो जी छोटा ई कैसे है, जैसे जी छोटा है ई से। अब ये डी के वो है तो इसमें आपका ये आ जाएगा।
ये भी यानी कि आपको रीजनिंग का थोड़ा सा सोल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन 49, NAAC समिति ने भारत सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के लिए बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। तो इसमें क्या विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए था। कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य के लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कहा जाना चाहिए था। तो इसमें आपको यह बताने की कोशिश की कि एक जो है तर्कसंगत यानी कि आपके तर्क क्या हैं और उसके साथ बताता। तो ए और दोनों सतर्क हैं, यानी कि कोई चीज़ है तो स्कूल को भी मौका देना चाहिए था और सुधार गुणवत्ता सुधार के लिए कहा जाना चाहिए था। प्रश्न नंबर 50, किसी कोड भाषा में एक्सट्रेनेट को 9H416 ऐसे लिखा जा कोड बंद किया गया और टेक्नोलॉजी को इस तरह किया गया, तो टी और टोरेंस को कोड कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें शब्दों का शब्द कर लेना, जैसे ई का 9 है, एक्स का हैच है और टी का 4 है, आर का ओ है, इसी पर टी का 4 है, ई का टेक्नोलॉजी लिख लो। उसी प्रकार जैसे अब देख लो टी में कितना आया था, टी में जो 4 आया था, ओ में जो है कितना आ रहा है, तो ओ का 5 आ रहा है, और इसके प्रकार एल का कितना आ रहा है, एल में कि आपने अगर कोडिंग किया है तो वो 8 आ रहा है। इस प्रकार करोगे तो इसका भी सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा। मधुशाला किसकी कृति है, मैथिलीशरण गुप्त की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, सॉरी दोस्तों थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, और सी हरिवंश राय बच्चन। जयशंकर प्रसाद बहुत ही मधुशाला के नाम से फेमस है और अच्छी कीर्ति है बहुत। तो दोस्तों आपको पता ही होगा यह हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं उनकी कीर्ति है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला है। और अगर इसमें बात करें मैथिलीशरण गुप्त की जो फेमस है वह है भारत भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है गीतांजलि है, और जयशंकर प्रसाद की कामायनी। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 52, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्ययंत्र से है। तो दोस्तों आपको उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में तो पता ही होगा, वो तबला वादक है। और मैं इनके बारे में आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो सिलेबस भी देखा होगा, जितने भी वाद्य यंत्र हैं या उनके फेमस हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है पहले मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, तबला वादक है। तबला वादक जो हैं उस्ताद जाकिर हुसैन हो के। सितार जो दिया है इसमें, सितार के पंडित रविशंकर हैं। सरोद के जो हैं अमजद अली खान हैं। बांसुरी के हरि प्रसाद चौरसिया हैं। तो ये 52 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, भू संरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता। पंछी जनसंख्या बढ़ाकर, वन रोपण कर, वनस्पति हटाकर, अति चराई करके। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसमें नहीं कर पाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है, यानी कि अगर पेड़ ज़्यादा लगाओगे तो भू संरक्षण में भूमि का कटाव कम होगा। जैसे वन रोपण है सबसे ज़्यादा, पंछी जनगणना से उसका कोई मैटर नहीं है, वनस्पति हटाओ से तो और नुकसान हो जाएगा, और चराई करने से भी भू संरक्षण होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। और इसके अलावा अगर दूसरे ऑप्शन आते तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लिया मृदा अपवर्दन या भू संरक्षण किस किस के कारण होता है, आपको ये भी जानकारी। जैसे तेज हवा से, अगर राजस्थान में जाओगे तो वहाँ तेज हवा चलती है, एक जगह का मिट्टी उठ कर दूसरी जगह बालू चला जाता है, जहाँ थोड़ा रुकने लगता है वहाँ ढेर बन जाता है। ये वर्षा से भी होता है, जब मान लिया बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसके कारण भी होता है। तो ये भी आपको, और पूरी जो है बारिश के कारण मिट्टी कट जाती है, जो उपजाऊ भूमि हो सब हो जाती है। तो ये भी आप, और दूसरा जो है इसको रोकने के सब जो और भी पूछा जा सकता है, जैसे एक तो पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, समुच्चय जुताई करनी चाहिए, यानी कि समुच्चय जुताई का मतलब तिरछी जुताई करनी चाहिए, जहां मान लिया पट्टीदार खेत है वहां पर इत्यादि पर। तो ये इसके संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 54, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले ले लेता हूँ, योजना आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय सांख्यिकी संस्था। तो दोस्तों 54 का जो क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमी सर्वे बोला था, तो ये किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय सरकार द्वारा जो एक वर्ष में एक बार किया जाता है, और यह जो है
इसकी आर्थिक समीक्षा 12 महीने के आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसके जो घटाव चढ़ाव होते हैं, घटनाक्रम होता है, उसको सभी को पहलुओं पर जांच करके ये निकाला जाता है और इसको जो है संसद के सत्र से पहले दोनों सदन में भी प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 55, पणजी किस राज्य की राजधानी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की आपको पता होगा क्या है, रायपुर है। और गोवा की पणजी है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड तो रांची हो गया। तो इसका जो है सी वो बी ऑप्शन राइट्स होगा। चलो इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। माले की राजधानी है? ए अल्जीरिया, बी मालदीव, सी केन्या और डी मॉरिशस। तो 56 का जो है ये माले जो है मालदीव की राजधानी है। बहुत ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपने सिलेबस पढ़ा है उसमें भारत के पड़ोसी देश के बारे में दिया गया है। कौन है? अच्छा, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 पर चलते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। 57, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ए मुख्य न्यायाधीश, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों यह भी एक सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें जो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र सौंपेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट्स होगा। भारत का जो राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूरा नहीं होता और अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो उनको जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। प्रश्न नंबर 58, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है ये। और खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं मध्य प्रदेश के राज्य में जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। और इन मंदिरों का जो निर्माण किया गया था 900 ईस्वी से लेकर 1130 ईस्वी के बीच, जो हाँ उस समय चंदेल राजवंशों चंदेलों का राज्य शासक चल रहा था, उनके राजाओं द्वारा करा गया। इस मंदिरों में, खजुराहो के मंदिर में कंदारिया महादेव का सर्वोच्च से प्रसिद्ध मंदिर है। इससे भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 59 पे चलते हैं। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है? क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, आपको करंट अफेयर में जाना है तो थोड़ा अभी करंट वाले में पढ़ ले। इस बैठक में भारत, लेकिन आपको जो भारत मध्य एशिया वार्ता होती है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये दूसरी बैठक था, इसके बाद तीसरी बैठक भी हुई है। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का हिस्सा लिया था। यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आपको इसमें से बताना कौन सा, तो इसमें केवल पहला वाला जो है राइट आंसर है। यानी कि इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। और इसमें जो है, इसमें जो वित्त मंत्री जो थी सीतारमण, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि कार्यवाहक विदेश मंत्री जो इसमें भाग लेने के लिए गए थे। प्रश्न नंबर 60 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोस्तों जितने भी भारत से संबंधित सम्मेलन हो रहे हैं पिछले एक साल में हुए हैं, उनके सभी को एक बार आपको करंट अफेयर में, यानी कि जो बताया गया है करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित है, ये वही आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 इंडियन करंट अफेयर से और 5 वर्ल्ड। तो इसमें दोहा, बी जनेवा, सी नई दिल्ली और डी काबुल। तो दोस्तों इसका बी आंसर राइट है, जनेवा में ये हुआ था, यानी कि 23 से 24 नवंबर 2020 के में हुआ था। और यह जनेवा में है। इसमें अफगानिस्तान
सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया। सम्मेलन की जो मेजबानी संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा की गई थी और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की सरकार और फिनलैंड की सरकार ने इसको मिलकर किया गया था। प्रश्न नंबर 61, शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जिस प्रकार सिलेबस में है उसमें एक आपको डे से भी क्वेश्चन आएगा। ए में है 9 नवंबर, बी में है 10 नवंबर, सी में है 11 नवंबर, डी में है 12 नवंबर। तो 61 का बी 10 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व भर में शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 62, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी 7 दिसंबर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। विश्व जो 62 का जो है विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और यह गंभीर बीमारी को देखते हुए, अभी तो इसका थोड़ा कम हो गया लेकिन पहले काफ़ी था, और यह विश्व भर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 63, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया। विश्व भारती, आपको नाम याद आ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का आ जाने से है। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है? विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। संविधान के अधिनियम में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित किया गया है। तो इसमें से आपको 63 का बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें दूसरा और तीसरा सही है। इसमें जो बताया प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं और उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। और मैंने आपको बताया था ये 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई, जो पहला वाला दिया है ना डार्विन में, ये गलत है। प्रश्न नंबर 64, प्रति वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 1999 में कारगिल युद्ध से मिली जीत के संबंध में, संविधान सभा का गठन, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। तो दोस्तों इसमें जो है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत मिली थी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है 16 दिसंबर। और अभी जो है फिर पिछले साल दिसंबर 2022 में भी मनाया गया विजय दिवस की जो है ये 51वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और 1971 में जब भारत के खिलाफ जीत हुई, इसी उपलक्ष्य में हर साल इसको मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 65, ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हम स्पीड से चलते हैं। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है। निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों 65 का जो है डी ये तमिलनाडु से संबंधित है। आपने इनके बारे में चर्चा भी सुना होगा। प्रश्न नंबर 66, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित है दक्षिण चीनी सागर में संसाधनों के उपयोग में, अफ्रीका देशों में लोकतंत्र में होने वाले नुकसान को बचाने के लिए, जिबूती को आतंकवादी से सुरक्षा करने के लिए, हिंद महासागर में समुद्री चोरी रोकने के लिए। तो 66 का डी बिल्कुल राइट है, समुद्री चोरी को रोकने के लिए संबंधित है। 67 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2021 में सस्तागन श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंता अनुसंधान संस्था को, बी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था को, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, जीवीपी राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण सतत को। 67 का आंसर जो होगा दोस्तों इसका होगा सी, सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो आपको ये पुरस्कार भी देख लेने हैं, पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में 2020 में वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामांकित किया गया? ए आधार, बी आत्मनिर्भरता, सी नारी शक्ति, डी कृषि। तो दोस्तों यह था आत्मनिर्भरता। चलते हैं प्रश्न नंबर 69, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342। तो दोस्तों आपको पता होना भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, जिसको NSC भी बोला जाता है, से संबंधित है। और 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है और इसको बाद में जोड़ा गया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17,
सोरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए नरेंद्र मोदी, बी भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्था, सी प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय पर्यावरण यान अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्था। तो दोस्तों इसमें ये है प्रधानमंत्री मोदी जी को किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है। सर्दियों के दिन थे, एक बालक था, वो अकेला स्कूल जा रहा था। ये रास्ते में एक स्टेशन था, वो रेलवे की पटरी से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पे टूटी हुई पड़ी और उसने सोचा गाड़ी के आने वाला टाइम है, घड़ी देखी तो उसने इस तरह करके वहाँ पर अपनी शर्ट निकाल के हिलाया और वो गाड़ी रुकवा दी। तो इसमें कुछ से संबंधित क्वेश्चन है। बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को। तो इसमें ये क्वेश्चन राइट होगा। रेलवे ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही है, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। तो क्रोध तो इसलिए आया था क्योंकि वो बच्चा पटरी पे अपनी शर्ट हिला रहा था, हट नहीं रहा। टूटी फूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या भाव आया? तो दोस्तों उसके पास जो है से उसको शाबाशी देने का भाव आया। लोगों की जान बचाने के का कार्य बच्चों के किस गुण को प्रकट कर? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को और परहित को। तो दोस्तों इसमें जो है 74 का डी परहित का, यानी परहित मतलब दूसरों का हित करने के लिए का त्याग है। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी थी? तो दोस्तों बच्चे ने घड़ी इसलिए देखी थी क्योंकि रेल का समय उसने अच्छी लगी थी, रेलवे आने का समय, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया है। भारत में स्वाधीनता प्राप्त के लिए अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। हम स्वतंत्रता होते हुए भी उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकार प्रयासों में सुधार था। तो आप इसको पढ़ लेना और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं आप उनको देख लेना। इस तरह के 2 पैराग्राफ आएंगे, 5-5 नंबर के, 10 नंबर के आएंगे। तो खेल में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहां पर क्या है, आपसी गुटबंदी है, खिलाड़ियों की उपेक्षा है, दोषपूर्ण नीति है। नहीं, खेलों को राष्ट्र सम्मान समझा जाता है, यानी कि इस पैराग्राफ के अनुसार डी ऑप्शन है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिता। तो इसके अनुसार होता है खेलों का गिरता स्तर। प्रश्न नंबर 78 खेलों के गिरते स्तर का कारण है 78 का जो होगा, इसमें खेलों के प्रति राष्ट्रीय कारण नहीं है, यानी कि क्वेश्चन है खेलों में के गिरते स्तर का कारण नहीं है। दोषपूर्ण नीति कारण है, संघों की गुटबाजी ये भी कारण है, सुविधाओं का अभाव कारण, लेकिन खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये इसका कारण नहीं है। आपको कारण नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास कराने से। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। या आपसी गुटबंदी होने से, तो आपसी गुटबंदी होने से निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके 3 कारण जो हैं वो पॉजिटिव हैं। प्रश्न नंबर 80 गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि। तो दोस्तों इसमें जो है खेल राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं है। शिक्षा को राष्ट्र की उपलब्धि माना जाता है, स्वास्थ्य को, कृषि को, लेकिन अभी तक इसमें नहीं माना। अब यहाँ पर दोस्तों एक पैराग्राफ दिया है, इसमें आपको पैराग्राफ का एक सारणी टाइप की दी है। इसमें जैसे आपको दिया है वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट, थर्ड यूएसए यूके, और यहाँ पर यस दिए हैं और उसके बाद आपको वहाँ का वो दिया है। इसमें इसके आधार पर क्वेश्चन को आपको आंसर, सॉरी पहले ये जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आपको इसमें इसको आधार पर 1975 से 87 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर लगभग कितने % थी, ये आपको वहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों जिस प्रकार आप 1975-87 के निकालोगे तो 36.2 थी, 26.2 थी, 9.2 आ जाएगी। इसमें 2036 के लगभग आएगी। 92 मुद्रास्फीति की परिवर्तन की निम्नतम दर इसमें से कहाँ थी? विकसित देशों में, यूके में, विश्व में, तीसरी दुनिया में। तो इसका जो है जब आप निकालोगे 1.4 जो है विश्व में थी, विश्व की जो है मंदी के समय इसमें आएगा। तो इसको आप, इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो अपने आधार पे। यहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन दिया, मैं इनको छोड़ देता हूँ क्योंकि ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं है। तो ये 85 और ये 90 तक क्वेश्चन है। अब 90 के बाद जो है हम चलते हैं। ये भी आपको उसी तरह के क्वेश्चन है, सारणी उपयुक्त।
तो दोस्तों ये पूरा मैथ के क्वेश्चन है, अब इसमें हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे और ये है आपका अब मैं बताना चाह रहा था जो आप बता रहे थे, देखो दोस्तों इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हैं, उसके बाद सॉल्यूशन के बाद आपका पूरी व्याख्या के साथ क्वेश्चन। यह पूरी जो पीडीएफ है 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें, अगर आपने इनको प्रॉपर पढ़ लिया तो आपका जो है एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों इस पीडीएफ को लेने के लिए आप मेरे को इंस्टा मोजा पे है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर ही स्टोर में उपलब्ध है, इलेक्ट्रिक है और पेपर में ही है। दूसरा आप अगर इसको सीधा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे को 8825072295 में भी क्या है व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।